हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे युद्ध प्रकाशन के सामान्य ज्ञान की अध्यायवार क्वेश्चन की। और इसमें हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सॉल्व पेपर हम लोग लगा रहे थे, उसमें जो है सब चैप्टर वाइज था। तो आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले अगर हम देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, अर्थव्यवस्था और विज्ञान, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या तो आप लोग जाकर चैनल पेज पर प्लेलिस्ट पेज से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया। ठीक है, आज कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में। ठीक है, तो इसमें वो क्वेश्चन लिए गए हैं चैप्टर वाइज जो अभी तक जो है यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर्स में, एग्जाम्स में जो है पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे, उससे संबंधित जो सिलेबस है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ऐसा लिखा नहीं कि केवल शुरुआत के ही पूछा जाए या फिर लास्ट के पूछा जाए। ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन हैं, तो वैसे भी एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता। और रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। और ये क्वेश्चन साथ में जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेट में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनेंगे और पूछे जाएंगे, तो ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो लोग भी देखिएगा। कंप्यूटर की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले कंप्यूटर एक परिचय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा। मैं बीच में ये चीज़ें नहीं कहता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है और विश्वास है कि आप लोग लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे चैनल को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक, यानी कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। चार्ल्स वेबेज को क्या है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स वेबेज को उनके अधिकार और 1837 में एनालिटिकल इंजन, विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटर का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई यानी कि एएलयू, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? हार्मन हेलोरिथ, बिल गेट्स, या फिर न्यूटन, या फिर चार्ल्स बेबेज? उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनकदाता की बात करेंगे तो इसमें भी चार्ल्स बेबेज ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लोअर मेंस के 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो माना जाएगा वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन को विकसित किया, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर के विकास से संबंधित क्वेश्चन। पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे। सीआरटी का क्या अर्थ है? ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड या फिर कंप्यूटर रे ट्यूब या फिर कमर्शियल रे ट्यूब या फिर कॉपर रे ट्यूब? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीआरटी का फुल फॉर्म बताना बेसिकली इस क्वेश्चन में। राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। और ये सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिसमें एक बीम को फास्फोरसेंट स्क्रीन पर जो है इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। टेलीविज़न सेट पर सीआरटी को जो है आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? ये बताना है। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो उसमें देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पूछा गया है तो निर्वात नालिकाओं यानी कि वैक्यूम ट्यूब का, या फिर प्रथनकों यानी ट्रांजिस्टर का, या फिर अर्धचालक का, या फिर यांत्रिक गियर्स का? किसका प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा पहला, निर्वात नालिकाओं या फिर वैक्यूम ट्यूब का पहला प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एनियक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण क्या क्या है तो उसको देख लेते हैं। तो इसका पहला लक्षण है निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया गया, पंच कार्ड पर आधारित था और संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो तीन लक्षण थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो थी वो
प्रथनकों पर आधारित थी। ठीक है, प्रथनकों यानी कि ट्रांजिस्टर इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो इस पर आधारित थी। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और ये जो है सस्ता और बिजली कम की खपत करता था। वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है डगलस एंगलबर्ट ने किया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो है डगलस सी एंगलबर्ट ने जो है सन 1960 में किया था और माउस का पहली बार प्रयोग सन 1937 में जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर प्रतिस्थापित यानी कि इंस्टॉल किया गया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो प्रथम कंप्यूटर की बात कर रहा है तो ये जो है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में फर्स्ट बार इंस्टॉल किया गया था भारत में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? 1955 में। और ये जापान के बाहर एशिया में स्थापित पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैलकुलेटर जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय क्या होता है? गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? अभी देखिए 2019 के पेपर में बना था तो 2018 का पूछा गया है, लेकिन अब 2021-22 का पूछा जाएगा तो आप लोग डाटा नया देख के जाएगा। प्रत्यूष कंप्यूटर 2018 में था। ठीक है, भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप श्रेणी का सुपर कंप्यूटर ही है और ये 6.8 पेटाफ्लॉप्स की गणना करने में सक्षम है। ठीक है, प्रत्यूष जो है भारत का सबसे तेज के सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और इसको 2018 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3G 5G 4G में मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? जी का क्या अर्थ होता है? जो 4G 5G 3G कहते रहते हैं इसका अर्थ होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। ठीक है, जब किसी फ़ोन में नई तकनीक आती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन कहा जाता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका वर्जन अपग्रेड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ नए आने वाले फ़ोन भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में डब्ल्यू माचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी के भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? 1943 में इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के जो बनाया गया था उसको कहा गया था इनिएक कंप्यूटर। क्या कहा गया था? इनिएक कंप्यूटर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनेक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म बनता है। इसको 1943 में प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया और 1946 में आविष्कार पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1956 से 63 के दौरान देखा गया था जो कि सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर था। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के जगह पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया था जिसका आविष्कार डब्ल्यू ब्रेटन जे बार्ड विलियम शॉकली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष से तृतीय पीढ़ी के जो है कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ? तो 1956 से लेकर 1963 तक द्वितीय श्रेणी था और इसके बाद 1965 से लेकर 1971 तक तृतीय पीढ़ी का जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था। 1965 से 1975 तक। और इसमें यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ या IC का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर यानी कि प्रत्यूष IITM यानी कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? यानी कि ये जो IITM है कहाँ पर है बेसिकली ये बताना है। तो ये जो है ये पुणे में है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर जो है प्रत्यूष स्थापित किया गया था जो कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो मिहिर भी एक सुपर कंप्यूटर जो इसी संस्था के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मूर का नियम। ठीक है, ये मूर का नियम है और इंटेल के संस्थापक जो थे गॉर्डन मूर, ठीक है, इंटेल ने
इंटेल का संस्थापक इसको के गार्डन मूर, उन्होंने जो है सबसे पहले कंप्यूटर के प्रसंस्करण शक्ति का बारीकी से अध्ययन किया था और कहा था कि आईसी चिप पर यानी कि आईसी पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रति वर्ष दुगनी होती जाएगी, किंतु बाद में इसे संशोधित करके उन्होंने ये कहा कि संख्या प्रति 2 वर्ष पर दुगनी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, कौन सा है जो कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है और इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने में किया जाता है, कौन सा प्रकार है? तो उसके आंसर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा, इसका आंसर बी पार्ट। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सबसे आम प्रकार का है कंप्यूटर का, इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में करते हैं और इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो भारत में जो निर्मित था प्रथम सुपर कंप्यूटर उसको कहा गया था परम। क्या नाम दिया गया था? परम। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। 1991 में CDAC द्वारा यह बनाया गया था। आदित्य जो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान में परम सिद्धि AI भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? कौन सा डिवाइस होता है इस प्रकार का? राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होता है आउटपुट डिवाइस, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि जो होते हैं ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? फाइल्स, टूल्स, स्पेशल या फिर एडिट? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा फाइल। फाइल को सिलेक्ट करेंगे प्रिंट देने के लिए। ठीक है, प्रिंट देने के लिए फाइल को सिलेक्ट करेंगे। एडिट मेनू जो होता है वो फाइल में परिवर्तन के लिए होता है। टूल्स मेनू जो होता है मेनू का प्रयोग निम्नलिखित में इसमें होता है, टेबल टूल्स, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट टूल, चार्ट टूल आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिधीय उपकरण कार्यक्षमता को जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है इनमें से ये बताना है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड जो होता है वो क्या नहीं होता? परिधीय उपकरण नहीं होता। मदरबोर्ड जो होता है ये कंप्यूटर का ही प्रमुख अंग है, जबकि इसके अन्य विकल्प जो होते हैं वो जैसे कि स्कैनर, माउस, मुद्रक, ये सब परिधीय उपकरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है, कौन सा है? डेटा, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर प्रोसेसिंग? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम जो होता है वो निर्देशों का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य हो जाएगा? तो वो होता है निर्देश व्याख्या। निर्देश व्याख्या जो होता है वो CPU नहीं करता, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बाकी निर्देश लाना, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण अथवा संसाधन करना, ये सब CPU के कार्य होते हैं। ठीक है, CPU जो है द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करते हैं: डेटा को स्थायी रूप एकत्रित करना, निर्देश पदार्थ प्राप्त करना, डाटा प्रसंस्करण करना। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय प्रसंस्करण क्रमण इकाई यानी कि CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कौन सा कार्य करता है वो बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा कैश स्मृति। ठीक है, कैश मेमोरी जो होता है वो CPU और कैश मेमोरी जो होता है CPU मुख्य स्मृति के बीच काम करता है, यानी कि मेन मेमोरी और कैश CPU के बीच कैश मेमोरी काम करता है बफर के रूप में। ठीक है, CPU और मेन मेमोरी के बीच जो है बफर के रूप में क्या काम करता है? कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से ये ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम को उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट है। बायोस जो होता है, बायोस ये जो है क्या होता है? ये एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब इसे ये जो है ऑन होता है और तब तक क्या करता है? तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नियंत्रण में न ले ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का संसाधक संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ALU का पूर्ण फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये ALU का फुल फॉर्म होता है और ये अंकगणितीय और तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। ALU में जो है जनरेट होने वाले रिजल्ट्स को मेमोरी यूनिट में सेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जाँच निम्न में से कौन करता है? इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा बायोस। बायोस जो होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर की जाँच करता है। ठीक है,
और इसका नाम है पूरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप यानी कि नॉन वोलेटाइल रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह का ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कोट बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा फर्मवेयर। कौन सा कोट है? फर्मवेयर जो होता है वो बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करता है। फर्मवेयर जो होता है हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड किया जाता है। फर्मवेयर जो है बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने या मेंटेन रखने के लिए होता है। यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट है जो वीडियो कार्ड, बायोस, कीबोर्ड और हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ELU का फुल फॉर्म अभी ऊपर हुआ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या बायोस की मुख्य भूमिका का वर्णन करता है? बायोस की मुख्य भूमिका का वर्णन क्या करता है बायोस की? अगर आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगी। यह एक प्रोग्राम है जो रोम को निष्पादित होता है, जो रोम से निष्पादित होता है और जब कंप्यूटर यह चालू होता है तब इसका कार्य होता है। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बायोस का संक्षिप्त नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर से चालू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU का वो भाग जिसमें सर्किट लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने तथा निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर की बात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, किस नाम से? तो उसको कहा जाता है, ए पार्ट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट में सर्किटरी होती है। ठीक है, और इसको जो है जो संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उत्पत्ति करती है। अब कंप्यूटर CPU प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ए पार्ट में दिया गया था कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संसाधक आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित करता है। कौन होता है इसमें? तो आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट है। वर्ड लेंथ जो होता है एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार संसाधित कर सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ जो होता है वो आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर यानी कि ALU आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक प्रोसेसर एक बार में कितना बिट प्रोसेस करता है, यह इसका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने या उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा स्कैनर आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर। स्कैनर एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडू फंक्शन जो है का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+Z। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल+Z। अदर देख लेते हैं तो कंट्रोल+B मतलब पेस्ट और कंट्रोल+C मतलब कॉपी। ठीक है, कंट्रोल+U रेखांकित यानी कि अंडरलाइन टेस्ट करने की शॉर्टकट की है। ठीक है, इसे लिखा होता है इस तरीके से। अगला प्रश्न। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेट्री शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टरी शैली जो है कीबोर्ड पर वर्णों की व्यवस्था को 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा बनाया गया था। इसके सामान्यतः 104 बटनें होते हैं और इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटरों बटन की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है और इसे क्वार्टरी कीबोर्ड के लिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति बाईं ओर 6 बटन यानी कि KWERTY के क्रम में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ऑप्टिकल मार्क पहचान के रूप में होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है और इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम मार्क अथवा निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका उपयोग जो है प्रायः उपयोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के जाँच के लिए करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को जो है स्पर्श नहीं करते हैं, वह कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी तथा विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा जो है गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं होता।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट हो जाएगा। डार्ट मैट्रिक्स जो होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट डेट हेड में जो है अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पर स्पर्श से एक डार्ट छपता है। अनेक डार्ट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। और इसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम आदि कौन से प्रिंटर के उदाहरण, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज कर या प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा फैक्स मशीन, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। इसका व्यावसायिक उपयोग जो है 1865 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं, इनमें से बताना, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है एक इनपुट डिवाइस नहीं होता। बाकी कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये सब इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है एक विद्युत यांत्रिक युक्ति होता है जो डेटा और निर्देशों को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। इसमें आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टच पैड आदि। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर आदि क्या होते हैं, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है, तो इसमें अगर हम देखें इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस ना होकर ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, OCR आता है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, वीडियो, स्पीकर, प्रिंटर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है, यानी कुंजी कितनी होती है, बटन कितना होता है। राइट आंसर की बात करेंगे तो वर्णमालाओं का पूछा गया है तो उसमें 26 बटन होता है वर्णमालाओं का। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो ABCD कितने हैं, 26 हैं, 26 वर्णमालाएँ होती हैं। लेकिन कीबोर्ड में सामान्यतः 102 कुंजी होती है, 102 बटन होता है। की जो है 3 प्रकार की होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शनल और स्पेशल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेन मेमोरी की विशेषता है। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। राइट आंसर इसकी बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, A, B और C तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों विशेषता मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी की होती है। ठीक है, मुख्य मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है। इसकी एक सीमित क्षमता होती है, बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है। मुख्य मेमोरी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं, यह आमतौर पर वोलाटाइल मेमोरी है। ये कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। ठीक है, इसके बाद ये जो है सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, अगला प्रश्न, SSD क्या है, SSD का अर्थ क्या है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा SSD का। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, पूरा नाम है। और यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इसे हम जो है सॉलिड स्टेट डिवाइस या फिर सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीमेल की बात करेंगे तो ये जो है 15 GB टोटल फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB की फ्री स्टोरेज क्षमता होती है, जो गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटो द्वारा आपस में साझा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं, इसमें से ब्लॉक डिवाइस की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। रैम जो होता है वो ब्लॉक डिवाइस नहीं होता है। बाकी CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ये सब ब्लॉक डिवाइस होते हैं। ठीक है, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस हैं। रैम जो है प्राथमिक मेमोरी है। रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें जो है डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता। ठीक है, CD-ROM का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इसका प्रयोग जो है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के लिए चुंबकीय भंडारण माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए गए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि ये एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाए। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है
SRAM, ठीक है, उसको रैम SRAM कहते हैं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। DRAM की तुलना में तेज़ और अधिक विश्वसनीय होती है, ठीक है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रकार की सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप विद्युत आपूर्ति होती रहती है। अगला प्रश्न है ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में जो है रैम के आकार की आम परास क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4 GB से लेकर 16 GB तक इसका रेंज होता है रैम की, ठीक है। 4 GB से लेकर 16 GB इसकी रेंज होती है रैम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से कितने भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? 2600 इनका, 4000 इनका, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 4 2 6 4600 MB हो जाएगा। ये किस में डाला जा सकता है? तो 4600 अगर MB है तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आलिया और दिनेश दोनों का डेटा संयुक्त रूप से स्टोर करने के लिए 10 GB भंडारण क्षमता वाली जो है फ्लैश ड्राइव की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि 1 GB में कितने MB होता है? 1 GB में 1024 MB होता है और है कितना 6600 MB है, ठीक है। तो 10 GB की डाटा जो होगी तो उसमें आ जाएगा लगभग 6 साढ़े 6 GB की डाटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? इसमें से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो मुख्य चालकों पर आधारित नहीं होती, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी पर आधारित नहीं होती, अन्य सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट में कितने बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट या फिर 1000 बाइट या फिर 1024 किलोबाइट या फिर 1024 टेराबाइट? इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट। 1 MB बराबर 1024 KB के, ठीक है। अब इसमें देखें तो 1 बाइट बराबर क्या होता है? 1 बाइट के बराबर 8 बिट के होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 MB बराबर होता है 1024 KB। 1 GB बराबर होता है 1024 MB। 1 TB बराबर होता है 1024 GB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट कितने बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के पूछा गया है, तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? तो 1 GB बराबर पूछा गया कितने MB के, तो 1024 MB के बराबर होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होता है? तो 1024 होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है क्या होती है ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे राइट आंसर तो ए पार्ट हो जाएगा, बाइट होता है। क्या होता है? बाइट होता है, ठीक है। 1 बाइट बराबर 8 बिट के और 1 KB बराबर 1024 बाइट और 1 MB बराबर 1024 KB के बराबर होता है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से बताना है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल डिस्क, इसको रैम भी कहते हैं। तो इसमें बताना कि कौन सा जो है एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो वो हो जाएगा रैम, ठीक है। क्या होता है? रैम। रैम जो होता है एक प्राइमरी एक्सेस डिवाइस होता है, ठीक है। किसी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई CPU को प्रोसेस करने हेतु इनपुट डेटा निर्देश चाहिए होता है और यह इनपुट डेटा निर्देश डिवाइस मेमोरी में संग्रहित होता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो स्टोरेज डिवाइस मेमोरी की बात करें तो पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी या फिर सहायक स्टोरेज डिवाइस या फिर मेन स्टोरेज डिवाइस। मेन स्टोरेज डिवाइस के 3 होते हैं, एक स्थायी, एक कैश, एक अस्थायी, यानी कि एक नॉन वोलाटाइल, एक कैश मेमोरी, एक फिर वोलाटाइल स्टोरेज। और अगर हम देखें तो द्वितीयक में बहुत सारे आते हैं, 7 ड्राइव आते हैं। हार्ड डिस्क आता है, ठीक है। सेकेंडरी में मैग्नेटिक टेप है, CD रोम है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रोम जिसको कहते हैं, CDR है ना, और फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, पेन ड्राइव है, सब किस में आते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। प्राथमिक या मेन स्टोरेज में देखेंगे तो स्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल में P रोम आता है यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसके बाद रोम आता है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी में देखेंगे तो इसमें आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम आता है, ठीक है। और इसके बाद नॉन वोलाटाइल में और अन्य की बात करेंगे तो रोम हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद EP रोम हो जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद EP रोम हो जाता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत आते हैं और ये जो होता है रैम, ये वोलाटाइल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर रूप मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो उसको कहते हैं रैम। क्या कहते हैं उसको? रैम कहते हैं, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है एक अस्थिर मेमोरी होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम एक अस्थायी और अस्थिर मेमोरी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाने वाला शब्द है? तो अस्थायी के लिए प्रयोग करते हैं कैश डेटा। क्या प्रयोग करते हैं? कैश डेटा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? केबी, गीगाबाइट या मेगाबाइट या टेराबाइट? तो इनमें से अगर हम देखें तो टेराबाइट की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। टेराबाइट की सबसे ज़्यादा, इसके बाद गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर सबसे लास्ट में किलोबाइट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी को हम कहते हैं रोम। क्या कहते हैं? रोम, ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, ये जो है परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। और रोम जो होता है ये इसकी परमानेंट मेमोरी या रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर का एक जो होता है वो अस्थायी मेमोरी होता है, रैम, ठीक है। कंप्यूटर में कौन सा इसमें से हार्डवेयर है? C++ या फिर विंडोज 7 या फिर CD रोम या फिर नन ऑफ एबव? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हार्डवेयर पूछा गया तो CD रोम जो होगा वो हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। CD रोम इस कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है जो कि एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा संग्रह करते हैं जिसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जा सकता। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी में भंडारण होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा जो है बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? CD रोम के द्वारा देकर दर्शाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क। क्या हो जाएगा? आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली में जो है CD रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश प्रवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो इसके सबसे कम एक्सेस समय की बात करेंगे तो कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे धीमा प्रति यूनिट सबसे कम और सबसे तेज़ प्रति यूनिट सबसे महंगा, ठीक है। यह देखना सबसे सस्ता। तो इधर से अगर ऊपर जाएंगे तो ये सबसे धीमा मैग्नेटियम, इससे ज़्यादा तेज़ जो हार्ड डिस्क होगा, इसके बाद फ्लैश होगा, फिर इससे तेज़ रैम होगा, फिर कैश होगा, फिर रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली पर। अगला क्वेश्चन, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयोग की जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या कितनी होती है? तो वो होता है 2। कितनी होती है? 2 होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कौन कौन से 0 और 1 होता है, ठीक है। जो इसका आधार बेस कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है इसमें से? तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सी पार्ट। इसमें 0 और 1 है, वही बाइनरी संख्या का क्या आ जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111010 होगा? तो इसमें अगर हम देखें इसके आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। 100101 प्लस 10101 ये हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर हम डेसिमल वैल्यू में निकालेंगे तो बाइनरी वैल्यू जो दिया गया है और इसको दोनों को जोड़ेंगे फिर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे इस तरीके डेसिमल वैल्यू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विधारी संख्या प्रणाली में हैं। तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन लेखपाल में नहीं आएगा। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कंप्यूटर में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो वो है ASCII। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म बनता है। वर्तमान में कंप्यूटिंग में जो है समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए करते हैं। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, बाइनरी संख्या इतने का जो है दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो वो होगा 1807, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1807। देखिए इस तरीके से निकाला जाता है, जो संख्या लिखा हुआ बाइनरी को
उसको लिखेंगे। उसके बाद एक एक करके 1 से 2 की पावर 0 से लेकर और जितनी भी इधर संख्या दिए गए हैं सब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस तरीके से गुणा करते चले जाएंगे और इधर उनका मान रखते चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर 0 वहाँ पर 0 हो जाएगा और इसके बाद 10 तक संख्या तो 10 तक जाएगा 2 की पावर 10 तक। इसके बाद इन सभी संख्याओं को जो इधर मान आएगा इसको हम जोड़ लेंगे और जो जोड़ेंगे वही मान इसका हो जाएगा डेसिमल में। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालते हैं। अगला प्रश्न, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके निकालते हैं। इधर लेफ्ट से शुरू करते हैं, तो राइट से शुरू करेंगे। यहाँ पे 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 0 करेंगे, फिर 1 गुणे 2 की पावर 3 करेंगे, फिर 0 गुणे 2 की पावर 0 करेंगे, फिर 1 गुणे 2 की पावर 3 करेंगे। यानी कि 2 की पावर में 0 से शुरुआत करेंगे, एक एक करके बढ़ाते जाएंगे और सब इसके बाद जोड़ देंगे। पूरा जो मान आएगा वही हल निकलेगा, वो हो जाएगा उसका आंसर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं? तो इनमें से अगर देखें तो लोटस जो होता है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होता। बाकी इसमें तीनों कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रान ये जो होता है ये क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, लोटस जो है एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड दी जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है इसे। तो इसका आंसर की बात होगा क्लॉक स्पीड। क्या होता है? क्लॉक स्पीड। ठीक है, आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। क्लॉक स्पीड जो होता है किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में दी जाने वाली संख्याओं की संख्या निर्धारण है, इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है गलत कौन कथन है कर्नेल के बारे में। तो अगर हम देखें तो डी पार्ट इसमें गलत है। कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता प्रचालन प्रणाली के बीच अंतराफलक उपलब्ध कराता है, गलत है। कंप्यूटर जो है एक प्रोग्राम है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित यूटिलिटीज़ का जो है समन्वय करता है और ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचलनों को नियंत्रित करता है, ये सभी सही है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित कर, ये तीनों इसके बारे में सही हैं। किसके बारे में? कर्नेल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषा नहीं? इनमें से पर्ल, रूबी, पाइथन या सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, सी प्लस जो होता है वो भाषा नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज भाषा होती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। अब इसी उदाहरण में देखेंगे तो जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, सी प्लस, ऑब्जेक्टिव सी तथा सी हैज आदि कंप्यूटर की भाषा होती है, परंतु ए प्रोग्राम भाषा लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया, मैंने दूसरे का पढ़ दिया, सॉरी। उसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। पर्ल, रूबी और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, जबकि सी एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये अभी जो पढ़ा इसमें से क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो वो हो जाएगा ए, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती, बाकी सारे प्रोग्रामिंग भाषा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो वो हो जाएगा एडा। क्या हो जाएगा आंसर? एडा। एडा लैंग्वेज जो होता है पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल का प्रयोग जो है व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने का वाला प्रोग्राम होता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं फोर्ट्रान का, लैंग्वेज का आंसर बी पार्ट हो जाएगा। फोर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन है, इसका विकास 1950 में जॉन बेकर ने किया था। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के अंकगणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लोगों में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इनमें से? तो फोर्ट्रान जो होगा वो कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा हो जाएगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड की बात कर रहा है तो ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, पेंट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में जो है हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है? आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा डिस्क वायरस। ये वायरस का प्रकार नहीं होता, बाकी सारे वायरस के प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है क्या है? कंप्यूटर वायरस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ये पार्ट।
ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वायरस का पूरा नाम है विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है और कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना जानकारी के चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर का जो है एक उदाहरण है? तो राइट आंसर की बात करें तो ये पार्ट जो है ओरेकल DRBMS जो होता है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सके, इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य को डैश में बदलना, किस में बदलना होता है? तो सूचना में बदलना होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। डाटा सॉफ्टवेयर, इसके बाद सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? राइट आंसर की बात करें तो ये पार्ट जो है घुसपैठियों द्वारा मालवेयर के अंतर्विष्ट कोड होते हैं। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में किस कंपनी के पास सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? आंसर की बात करेंगे तो ये जो है adobe.inc के पास अधिकार है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर विंडोज, मैक ओएस या फिर लिनक्स, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप ब्रांड की बात करें तो ये लैपटॉप के विभिन्न मॉडल को दर्शाता है। मदरबोर्ड टाइप्स की बात करें तो 80 फैमिली मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड, फ्लैक्स मदरबोर्ड इत्यादि होते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं इनमें से? तो वो हो जाएगा MS वर्ड। ये क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होता। बाकी MS एक्सेस, एक्सपो, ऑरेकल ये सब क्या होते हैं? डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं। जबकि MS एक्सेस, फॉक्स प्रो और ऑरेकल ये जो होते हैं तीनों डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा आवाज़ धीमा है, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके पास सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी सोर्स कोड को एडिट या संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं लाइनेक्स और मोजिला और फायरफॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है इनमें से? तो वो हो जाएगा विजुअल बेसिक। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विजुअल बेसिक जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। विजुअल बेसिक की बात करें तो टर्बो C+ सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र की बात करें तो गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, बाकी सारे क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब में जो है सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट, विशेषताओं को बदलने और अनुच्छेदों को जो है अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने, पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। तो उसमें किस में होता है? इस टैब में किस टैब में होता है? तो होम पेज में होता है। आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी अनुरोध करता है? तो वो होता है क्लाइंट। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपयोग करता है और सर्वर से जुड़कर जानकारी अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति एवं प्रकार के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया जो इस प्रकार हैं। पहला है थिंक क्लाइंट, दूसरा है थिन क्लाइंट, तीसरा है हाइब्रिड क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए इसमें से? तो अल्फागो हो जाएगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है। मार्च 2016 में इसने 9 डेन पेशेवर ली सेडोल को जो है 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर गो प्रोग्राम बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसमें अगर हम बात करें तो लिब्रे ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इनमें से? तो MS ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर ये एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स, MS डॉक्स, MS वर्ड या फिर यूनिक्स? इसमें से बताना है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइट आंसर की बात करेंगे तो MS वर्ड हो जाएगा। MS वर्ड जो है एक प्रोग्रामिंग ऑफिस सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये, जो कि MS ऑफिस का होता है, एक एप्लीकेशन है, इसलिए ये सिस्टम नहीं होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? बग बताना है क्या होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में बग की बात करेंगे तो वो होता है कंप्यूटर त्रुटि होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डेटा संचार से क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता इनमें से? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो संकेत क्षीणन जो होता है वो संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में क्षीणन शामिल नहीं है, शेष वायरलेस संचार को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है इसमें से? तो स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें हब का प्रयोग करते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADSL डाटा दरों को अंतिम प्रयोगता के केंद्रीय कार्यस्थल का ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोगता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो वो होता है उच्चतर। ठीक है, उच्चतर होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL का फुल फॉर्म बनता है। ये एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारस्परिक वॉइस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेज़ी से डाटा ट्रांसमिशन सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न, डाटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति एवं उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन दिया गया है, पहला विद्युत होता है, प्रकाश है, विद्युत चुंबकत्व है या फिर चुंबकत्व है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट प्रकाश। ऑप्टिकल फाइबर में विद्युत का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है और यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दूरसंचार उपकरण कौन था? इसमें से अगर हम देखेंगे तो पहला दूरसंचार उपकरण था टेलीग्राफ। क्या हो जाएगा? आंसर बी पार्ट हो जाएगा टेलीग्राफ। ठीक है, भारत में डाक एवं दूरसंचार के क्षेत्र में जो है धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरुआत किया गया। 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। 1881 में देश में औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना हुई। ठीक है, IP कंप्यूटर्स में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली टर्म्स है जिसका पूर्ण रूप क्या है इसका? तो IP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है? तो उसमें हो जाता है कौन सा? कुल आंतरिक प्रतिबिंब यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क प्रेषित किया जा सकने वाला डेटा की मात्रा का माप क्या है? तो उसे कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बैंडविड्थ जो है किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जाने सकने वाले डाटा की माप होती है। बैंडविड्थ को बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक जो है डेटा प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग क्या है? पिंग कमांड का उपयोग की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो वो प्रौद्योगिकी है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, यानी कि इसको DSL कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और इसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल टेलीफोन नेटवर्क से तारों से डेटा संचारण के द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा वर्क ग्रुप का नाम जो होता है वो अद्वितीय नहीं होता। बाकी IP एड्रेस, कंप्यूटर का नाम, ये सब क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। ठीक है, IP एड्रेस, कंप्यूटर का नाम दोनों अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। IP एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचारित स्थापित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम जो है यूनिक नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बहुकार्यन तंत्र में डैश रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण के क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा हस्तांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा बफर। क्या हो जाएगा? बफर। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे।
ईमेल के लिए निम्न में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं ईमेल के लिए? तो ईमेल के लिए अगर हम देखा जाएगा तो इसमें जो है SMTP और POP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो क्लाइंट को मेल सर्वर सूचना सही ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है। POP, SMTP तथा IMAP जो है ईमेल प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं। SMTP जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। और SMTP प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है सर्वरों के मध्य संचार नियम स्थापित करना। SMTP के माध्यम से ही हम इंटरनेट पर एक दूसरे से मेल भेज और रिसीव कर सकते हैं। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसका पोर्ट संख्या कितना है? 25 है, ठीक है। POP का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल प्राप्त करने और भेजने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने का कार्य करता है। इसका नवीनतम संस्करण है POP 3। नेक्स्ट है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए करते हैं। IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग POP 3 का तरह मेल सर्वर से मेल को जो है रिट्राइव करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया विधि प्रदान किया जाता है? तो वो होता है POP सर्वर्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में बातें हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? UDP, SMTP, IMAP या फिर POP? तो इसमें अगर हम देखें तो दूसरा, चौथा और तीसरा, ये दो तीनों, दूसरा तीसरा चौथा ये जो है प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। UDP का प्रयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल है? टू, सेव, BCC या BCC? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो पहला, तीसरा और चौथा शामिल होता है। पहला, तीसरा, चौथा ये शामिल नहीं होता है ईमेल हेडर में, ठीक है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है इसमें से? तो वो होता है ISP। कौन होता है? ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका नाम ही है। तो इसके नाम से लगता है कि ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, जैसे कि डायल अप, DSL, केबल मॉडेम, वायरलेस, समर्पित हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टेड, कई तकनीकों का उपयोग करके डेटा प्रेषित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ? तो ये क्वेश्चन आया था 2016 में। तो 2014 में पटना में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका कवरेज एरिया 20 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा HTTP। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका प्रयोग www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, HTML का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HTML का फुल फॉर्म बनता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने किया था इसका। इंटरनेट पर जो है कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस के द्वारा होता है। हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है और जो उसी के द्वारा पहचान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां यानी नेटवर्क नोड व्यक्तिगत के रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जड़ी होती हैं और संदेशों पर पारित करने के लिए जो है संचरण एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं? राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, उसमें स्टार टोपोलॉजी में इस तरीके से विधि होती है। अगला फिर बताना इसमें से कि कौन से नियम का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल यानी कि नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों के आपस में संचरण करने देता है, भले उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना और अविकल्प में कोई अंतर हो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा ये चीज़ें होती हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो वो है ईथरनेट। क्या हो जाएगा? ईथरनेट, ठीक है। ईथरनेट जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है। इसकी अवकल्पना 1973 में रॉबर्ट मेटकाफ ने किया था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोसेस टू प्रोसेस
संचार के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं? तो प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी पार्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए करते हैं, ठीक है। और यह लेयर पर्यावरण के ऊपर होने वाले परत के ऊपर होने वाले नेटवर्क के अनुप्रयोगों के लिए अनुबंध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी का क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अभी ऊपर बात हुई, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह होता है। ये छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल से लेकर एक कार्यालय और विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और नेटवर्कों के साथ उद्यम संजाल हो सकता है। तो इसमें अगर आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा, लैन, वैन या मैन, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि ये निवास स्थान, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला, कार्यालय के भीतर में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है वेब विकास में एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक के जो है प्रदर्शित एकल जमीन सेवा का सृजन के लिए बहुत सेवाओं को संयोजित करता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं तो उसमें कौन सा है? मल्टीकास्टिंग, मूडल, मीम या फिर मैशअप। आंसर की बात करें तो ये मैशअप की बात कर रहा है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कार्लिंग, इंडेक्स और रैंकिंग शब्द जो है किस से संबंधित है, ये बताना है। राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, ये सर्च इंजन से संबंधित है, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना यानी कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले एक एकल संगठन, उदाहरण की बात करें तो व्यावसायिक इकाइयों में अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है और यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित या फिर संचालित किया जा सकता है। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें ए पार्ट हो जाएगा, निजी क्लाउड होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या हैं? तो क्रोम, सफारी और ओपेरा की बात करेंगे तो ये एक वेब ब्राउज़र है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं ये सब? तो राइट आंसर की बात करें तो ये सब ई सेवाएं हैं। कौन सी सेवाएं? ई सेवाएं, ठीक है। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एम कॉमर्स आदि ये सेवाएँ सब ई सेवाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केविन सिस्टम या माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक है? तो ये जो है दोनों इंस्टाग्राम के संस्थापक थे, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने जो है इसकी स्थापना कब किया? 2010 में, ठीक है, 2010 में। और व्हाट्सएप के संस्थापक जैकूम और ब्रायन एक्टन हैं। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी, नोग्लास बिजस्टोन और इवान विलियम्स हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए जो है कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा जाता है? कौन सा है वो? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सर्वर। क्या होता है? सर्वर, ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न से जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हमला सतह या फिर अटैक सरफेस। क्या हो जाएगा आंसर? इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रे टॉमलिंसन को श्रेय दिया जाए, किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन को। तो ये जो है सबसे पहला ईमेल भेजने को इसको श्रेय जाता है, ठीक है। ईमेल का जनक इन्हें कहा जाता है, टॉमलिंसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा एक उपाय है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत संचिकाएँ यानी कि फाइल या छवियाँ साझा करना, या फिर प्रलेख या PDF फाइल्स बनाना। इसके बाद उसमें देखें तो स्पैम या ईमेल संलग्न खोलना, निःशुल्क गेम्स या फिर टूल्स बार या फिर मीडिया प्लेयर्स या अन्य उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करना। तो राइट आंसर इसमें अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, जिसमें ये लिखा था कि PDF या संचिकाएँ फाइल जो बनाना, ये जो है आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता, एक उपाय इसमें से नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। कहाँ गया ये? ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल बनाने पर कोई वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता, जबकि अन्य वायरस से संक्रमित होने का खतरा है अन्य विकल्पों में। अगला क्वेश्चन, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो ASP का विस्तारित रूप है आवेदन सेवा प्रदाता या फिर
अक्रिय सक्रिय सेवक पृष्ठ दोनों हो जाएगा राइट आंसर इसमें। एक्टिव सर्विस पेज सर्वर पेज इसका फुल फॉर्म बनेगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट और वेब पेजों के बीच मध्यस्थता करता है, इसका सारा काम सर्वर पर ही होता है। एएसपी का फुल फॉर्म एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से। बुकमार्क्स का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है बुकमार्क्स का उपयोग? तो ये होता है भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट्स में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान के लिए। आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एमएस वर्ड बुकमार्क्स एक विशिष्ट शब्द है, यह अनुभाग या स्थान है जिसे आप भविष्य के संदर्भ में के लिए नाम देने के लिए और पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके बुकमार्क टेक्स्ट को फाइल में आसानी से खोज सकते हैं, इसके लिए स्क्रॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुकमार्क्स इंसर्ट मेनू के अंतर्गत लिंक के ग्रुप में स्थित होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? इसमें होगा क्या होगा राइट आंसर? तो सी पार्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेट एरिया को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करके जिस एरिया में फॉर्मेट अप्लाई करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2016 में अगर हम देखें तो कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और इसको राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट कर देंगे तो 3 कॉलम उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? राइट आंसर की बात करें तो व्यू फिर विंडो, इसके बाद स्प्लिट कर देंगे तो वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखती है? तो ये रखता है प्रोसेस टेबल में। कहाँ रखता है? प्रोसेस टेबल में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा है तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर राइट अलाइन ये होता है। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने अभी अभी विंडोज़ 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित यानी इंस्टॉल की, उसमें नए वॉल्यूम बनाने के लिए डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित किस साधन या टूल्स का प्रयोग करेंगे? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार के फाइल एक्सटेंशन डॉट बैट होता है? तो डॉट बैट जो होता है ये पीसी बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिगो एम्प्टी एरियल ए सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं? तो ये फॉन्ट के प्रकार हैं। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एरियल, कैलिबरी, कैलिस्टो, एम्प्टी, सेंचुरी, गोथिक, फ्रैंकलिन ये सब क्या है? फॉन्ट के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल इंसर्ट टैब मौजूद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अनुच्छेद जो होता है वो एमएस एक्सेल इंसर्ट टैब मौजूद नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा संग्रहित करने और व्यवस्थित करने के लिए हेरफेर के लिए किया जाता है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषताओं में गणना, डाटा संग्रहण, रेखांकन उपकरण, तालिका रूपी विवरण और VBA यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल है। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से उपयोग होने वाला स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है, ठीक है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है .xlx। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो वो होता है कंट्रोल पैनल के अंतर्गत बदला जा सकता है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2014 को यह जारी किया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2014 को। और विंडोज़ 10 का अंतिम संस्करण की बात करेंगे तो ये 29 जुलाई 2015 को जनता के लिए जो है जारी किया गया था। विंडोज़ 10 को पहली बार 1 अक्टूबर 2014 को पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था। अब एमएस ऑफिस, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जिसे हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट दिखाई देता है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ड्राफ्ट व्यू हेडर फुटर के बिना टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। एमएस वर्ड में ड्राफ्ट व्यू अप्लाई के लिए क्या है? निम्नलिखित स्टेप हैं। स्टेप कौन से स्टेप हैं? व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू, फिर फुल स्क्रीन रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत की बात करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट। आप एक समय में डाटा के एक कॉलम से एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है इसमें से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+B। किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+B का, ठीक है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो पूर्व निर्धारित स्थिति में बाई डिफ़ॉल्ट द्वारा होती हैं, और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दाईं और संरेखित होती हैं। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है आप डैश का चयन करने के पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं मार्जिन सेटिंग के अनुकूलित कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। किसके द्वारा, तो लेआउट मार्जिन के द्वारा चुन सकते हैं। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग, प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। किसके द्वारा होता है ये सारी चीज़ें, तो ये होता है डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें स्लाइड मास्टर में होता है, ठीक है। स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग, प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त संरूपण को कॉपी करने से इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन यानी कि अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं, और यह है नियमित सुरक्षा अपडेट सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण जो है रूप से नवीनतम विशेषताएं टूल जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो वो कौन सा चीज़ है, तो वो है ऑफिस 365। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ऑफिस 365 जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावरपॉइंट, आउटलुक और जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन को क्लाउड आधारित ये सूट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में ये आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपनी कंप्यूटर के प्रतीक चिन्ह लोगों किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दें। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित किस व्यू का प्रयोग करना होगा, तो इसमें अगर करेंगे तो स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको कौन सा मेनू टैब पर जाना होगा, तो ये जाना पड़ता है इंसर्ट में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कृपया निम्नलिखित प्रकोष्ठों यानी सेल्स की सामग्रियाँ इसमें से देखना है। अब जो सेल है A3 का सूत्र क्या हो जाएगा, A1 इंटू S और A इंटू A इंटू 2 हो जाएगा। प्रकोष्ठ सेल A3 से सूत्र को प्रकोष्ठ सेल B3 में कॉपी किया जाता है, तो प्रकोष्ठ सेल B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है C, 30 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, तो अलाइनमेंट जो होता है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में 3 चीज़ें होती हैं, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंट्स। अलाइनमेंट में बात करेंगे तो इसमें होती हैं 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जस्टिफाई, लेफ्ट अलाइन, राइट और सेंटर। इसके बाद स्पेसिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब जगह से होता है, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग। इंडेंट्स का मतलब होता है कि जगह छोड़कर लिखना। इसमें निम्न ऑप्शन होता है, फर्स्ट लाइन इंटेंड या फिर लेफ्ट लाइन इंटेंडेंट, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो ये तीनों चारों क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की कंपनी है। तो आंसर आपका इससे क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है, इसमें राइट आंसर की बात करें तो बी, 3 एक्सेल सीट होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। और एक वो वर्कबुक में अधिकतम कितने वर्कशीट हो सकता है, 255 वर्कशीट हो सकता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करते हैं,
तो वो है कंट्रोल प्लस बी, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन से खोलते हैं नई फाइल, कंट्रोल प्लस ओ से चयनित फाइल को खोलते हैं, कंट्रोल प्लस एस से चयनित फाइल को सुरक्षित करते हैं, कंट्रोल प्लस पी से चयनित फाइल को प्रिंट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से चयनित फाइल चित्र या टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाते हैं, कंट्रोल प्लस बी से सामग्री को प्रविष्ट बिंदु पर पोस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से अंतिम आदेश को विफल बनाते हैं, कंट्रोल प्लस ई से टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है डेस्कटॉप को, आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन नामक फीचर्स को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बेहतर डॉक्यूमेंट्स बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की एक बोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो वो होता है कंट्रोल प्लस स्केप, आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंट्रोल प्लस जेड जो होता है अंडू के किए गए कार्य को पहले जैसा करता है, अल्ट प्लस स्पेस बार जो है प्रोग्राम को मेनू विंडो खोलने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस स्केप में स्टार्ट मेनू को खोलता है, कंट्रोल प्लस एल्टी प्लस इंटर ये चयनित विषय को प्रॉपर्टी खोलता है, कंट्रोल प्लस सी चयनित वस्तु को कॉपी करता है, कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है, ये वस्तु को कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट वेब, क्या होता है डॉट WAV, आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि आप एक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये तेज़ गति से काम करेगा, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए कुंजियों को दबाया जाना चाहिए, और कौन कुंजियों को? तो कंट्रोल प्लस ए को दबाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो MS पावरपॉइंट डॉट ये जो PTP लिखा है ये गलत लिखा है, बाकी और सारे सही हैं। ठीक है, MS वर्ड का होता है डॉक्स, ये इसके बाद MS एक्सेल का XLX होता है, पेंट का JPG फॉर्मेट होता है, और पावरपॉइंट का PPT फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण होता है? ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब विविध देखते हैं। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता और लोड करता है? तो हो जाएगा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, आपका ऑप्शन ए पार्ट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास नाम का समान होना चाहिए, इसमें आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर एक विशेष मेथड है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए करते हैं। यही निम्नलिखित में से किन रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटर संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो डी पार्ट हो जाएगा। वर्चुअलाइजेशन जो होता है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेसर मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों का सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो IT को खर्च को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो ओवरलोड की बात कर रहा है तो फंक्शन को ओवरलोड किया जा सकता है, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा इनमें से। ओवरलोडिंग फंक्शन वास्तव में विभिन्न कार्यों में एक सेट है जो एक ही नाम के विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि वाइड माई फन, फिर वाइड माई फन इंट ए करके, वाइड माई फन इंट बी करके। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न, किस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है सिंक्रोनस मॉडम में जो होता है ये क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है। ठीक है, आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से क्या एक SRAM की विशेषता नहीं इनमें से? तो SRAM की विशेषता की बात करें तो इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी साइटें जो है सोशल नेटवर्किंग के साइट हैं? लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। इनमें सभी साइटें क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है,
अन्य की बात करेंगे तो फेसबुक होता है, ट्विटर है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आदि क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा IO और डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस इसमें से, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, वो है टेप ड्राइव। क्या है, टेप ड्राइव। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखीय डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक टेप ड्राइव डिस्क हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। ठीक है, निष्पादन में प्रोग्राम का क्या नाम दिया जाता है, तो उसका नाम होता है प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, उसमें से सही आंसर देना है। यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा जो है अलग किया जाते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। इनमें से दोनों में बताना है कौन सा ईमेल के बारे में सही है या फिर दोनों गलत है। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में क्या दिया गया है कि ए फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला इसमें देखते हैं, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम @ जो होता है ये चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। किसी भी ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह के दाहिनी ओर का भाग डोमेन नेम होता है तथा चिन्ह के बाईं ओर का भाग क्या होता है, यूजर नेम होता है। उदाहरण के लिए yctbooks@gmail.com एक ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे yctbooks यूजर नेम है और gmail.com डोमेन नेम है। ठीक है, ईमेल के संवेदी नहीं होते, इसमें सभी अक्षर लोअर केस में होने से ईमेल एड्रेस पढ़ने से आसान हो जाता है और इसके अपर या लोअर केस में बिना किसी त्रुटि के डेटा संचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की पीढ़ी को 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल सेवा और ऐप स्टोर। आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलॉक क्या है, इसमें से बताना है। डेडलॉक क्या है, तो वो स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स क्या होता है रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, वो डेडलॉक होता है। आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखता है, तो वो कंपनी है बाइट डांस। कौन सी कंपनी है, बाइट डांस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टिकटॉक लघु लिप सिंक कॉमेडी और प्रतिभा वीडियो बनाने और साझा करने के लिए iOS और एंड्रॉयड सोशल मीडिया वीडियो ऐप है। इस एप्लीकेशन को 2017 में जो है 2017 में बाइट डांस द्वारा जो है चीन के बाहर बाज़ारों के लिए लॉन्च किया गया था। 3 से 15 सेकंड और 3 से 60 सेकंड के छोटे लूपिंग वीडियो के लघु संगीत और लिप सिंक वीडियो बनाने की अनुमति देता है। ये एशिया, यूएसए और दुनिया के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय है। ठीक है, एक समान त्रुटि का पता लगाने के लिए कोड CRC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो CRC का पूर्ण रूप होता है साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक। इसका प्रयोग जो है एम्बेडेड नेटवर्क और एप्लीकेशन में इसे डेटा आकस्मिक परिवर्तन की जगह वजह पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, इन्फोसिस। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है, वाटसन कंप्यूटर जो होता है ये IBM का प्रोडक्ट होता है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, IBM के संस्थापक थॉमस जे वाटसन के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता को हमेशा क्या होना चाहिए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए, अपने लोगों से परामर्श किए बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा नेता के बारे में, तो नेता के बारे में ए पार्ट से उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी क्या है, तो ये सभी क्या होता है, ये नैतिक मूल्य होता है। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है, इनमें से, तो CRT का पूर्ण रूप होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSD का पूर्ण रूप क्या है, तो SSD का हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, उसे तेज़ बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत है, आप क्या करेंगे वहाँ पर,
तो मेरा नैतिक कर्तव्य ये होगा कि स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं कि तत्काल उपाय किए जा सके, ताकि आप उसके माता पिता को भी और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण क्रिया लिखना, बोलना, पढ़ना, शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल क्या कहलाते हैं? तो ये सब संप्रेषण कौशल कहलाते हैं। आंसर आपका इसमें ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि वो उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते, तो आप क्या करेंगे उसमें? तो आपको करना है उसमें अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। तो आपका आंसर राइट इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज के व्यक्ति द्वारा? तो अगर हम इसमें आंसर की बात तो क्लॉक स्पीड के द्वारा करते हैं। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। बैंकों में चेकों और संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है MICR का। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो वह ECOR यात्रा का लॉन्च किया गया है। कंप्यूटर में शब्दावली PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रथम मोबाइल एक्सचेंज जोन का उद्घाटन जो है ये नोएडा, ठीक है, जुलाई 2018 में नोएडा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने वाले देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का जो है आयोजित हुआ और यहाँ पे जो है आयोजित ग्रैंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान शिलान्यास किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए परिणाम आयोग नामक एक जो है एक आयोग की शुरुआत किया गया है? तो यह असम में शुरुआत किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य ने जो है सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना प्रारंभ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पुलिस ने शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता और प्रत्येक बच्चों का पता लगाने के लिए उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा गया रीयूनाइट। आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा रीयूनाइट। ठीक है, सुरक्षा सेवा गोपनीय डाटा अखंडता इकाई प्रमाणीकरण डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर के चुंबकत्व से हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डीगॉस। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा स्वरूपों और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग श्रेणी क्या है? तो वो होता है Y2K। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो वो होता है ब्लॉकचेन। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम मोबाइल सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये मोदी टेल्स्ट्रा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एक कंपनी है मोदी टेल्स्ट्रा, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था और 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में टेलीग्राम मंत्री सुख राम को मोबाइल कॉल कर इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, एक कुकी क्या है? तो ये जो है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कुकी आमतौर पर उन वेब एप्लीकेशनों को संचालित करने में मददगार होती है जो इंटरनेट पर हमारी प्राथमिकताओं रुचि आदि पर निगाह रखते हैं। यानी कुकीज़ की मदद से वेबसाइट संचालक ये जान सकता है कि उनकी वेबसाइट पर कौन क्या देखता है, कितनी देर रहता है आदि। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है इसमें से? तो वो है डी पार्ट, EPF प्रणाली संबंधित नहीं। बाकी PP यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। EPF जो होता है कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध है जो कि कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। ISDN का दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पर क्या होता है, केवल ध्वन वीडियो डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, तो वहाँ पर ये एक प्रौद्योगिकी होता है। ठीक है, और इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। ये डिजिटल सेवा टेलीफोन सेवा यानी कि ध्वन वीडियो डाटा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है ISDN। ठीक है,
तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो, जिसमें वीडियो के हम कंप्लीट कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।